बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, सच हेल्थ कैंपेन का मैं हमेशा आप प्रोग्राम के शुरू में आपको बताता हूँ कि हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के हर कोने में बीमारियों से मुतालिक, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी एजुकेशन, जितनी भी अवेयरनेस है वो हम फैला सकें। ऐसे इलाके, ऐसी जगह, ऐसे शहर, ऐसे कस्बे जहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं हैं, या जो बहुत एडवांस जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो वहाँ पर नहीं किए जा रहे, तो हम चाहते हैं कि वहाँ तक भी हमारे प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज पहुँच सके, ये अवेयरनेस जा सके कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जनाब बड़े शहरों में मौजूद हैं, कैसे कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं और बीमारियों को मैनेज कैसे करना है, नई मेडिसिन कौन कौन सी आई हुई हैं मार्केट में। तो इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग कोशिश करते हैं बात करें ताकि एक हेल्दी पाकिस्तान हम लोग देख सकें। जनाब, जैसे कि जिस्मानी पहलू पर हमें बात होती है, ज़्यादातर हम जो है जिस्मानी बीमारियों पे बात करते हैं, दिल के अमराज हैं, गुर्दे के अमराज हैं, हड्डियों के, जोड़ों के, हर मौजू पे हम लोग गुफ्तगू करते हैं और साथ ही साथ हम लोग नफ्सियाती पहलू को भी नहीं छोड़ते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बड़ी स्ट्रगलिंग फील्ड है। मैं यूँ कहूँगा कि हमारे माशरे में थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट का काम एक बहुत डिफ़िकल्ट काम भी है, चैलेंजिंग भी है, क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिग्मास, बहुत सी मुश्किलात जो है उनको भी फेस करनी पड़ती है। फिर पेशेंट्स की तरफ से, हम आम लोगों की तरफ से जो हमारा एटीट्यूड है नफ्सियाती इश्यूज़ या चैलेंजेस या बीमारियों की तरफ, वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का है। हमारे गले में दर्द होता है, नज़ला होता है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन अगर कोई नफ्सियाती इशू या कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, हमारी रूटीन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, काम में प्रॉब्लम आ रहा होता है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो हम किसी की हेल्प नहीं लेते, अपने ही अंदर डालते रहते हैं चीज़ों को, और वो फिर एक टाइम हो आता है कि भर भर के उसके बाद ऐसी आपकी एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है या आप एक किसी सीरियस नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? ख़ास तौर पे आज हम लोग बात करेंगे नौजवान नस्ल, हमारी जो यंगस्टर्स हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जनरेशन गैप की बात की जाती है, एग्जैक्टली उसकी एक अहमियत है, एक हकीकत है। और फिर जनरेशन गैप की वजह से क्या प्रॉब्लम यंगस्टर्स को आ रहे हैं, क्या पेरेंट्स या बड़े उनके प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे, उसको सही तरह डील किया जा रहा है, अगर उसको डील नहीं सही किया जा रहा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आरफा सिद्धपुर वाला हमारे से यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और आरफा जो हैं वो लाइफ कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं और फोकस उनका हमेशा रहता है कि जो नौजवान नस्ल हैं उनको हेल्प आउट किया जा सके। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ काम करती हैं ताकि जो है उनके जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जो कि बाद में जाके बड़े मेजर इश्यूज़ बन जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ जो कोई उनसे डिस्कस नहीं करता, बात नहीं करता, या वो किसी से बात नहीं कर पाते, अपने दोस्तों के जो सर्कल है उसमें शायद नहीं बात कर सकते, बड़ों से वैसे वो छुपाते हैं शायद ये बातें, बहुत सी चीज़ें। लेकिन मैं जो है शायद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को कैटेगराइज़ कर सकूँ और कोई कंक्लूजन निकाल सकूँ और कोई इसका सोल्यूशन दे सकूँ। आरफा से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली यंगस्टर्स को और टीनेजर्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हमारे हैं आजकल, उनको फेस करने पड़ रहे हैं और क्यों। चलते हैं आरफा की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, बहुत शुक्रिया आपका। एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स इन जनरल, जैसे सबसे बड़ा जो मसला आजकल स्पेशली पाकिस्तान में हमें नज़र आता है, यहाँ पे साइकोलॉजी, तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स, या आपको कोई इमोशनल डिसऑर्डर या ऐसी कोई इलनेस, उसको टैबू समझा जाता है, इधर टैबू और अ स्कैम, यानी कि ये मतलब इसको रद्द कर दिया जाता है बिल्कुल, और ये ज़रूरी नहीं समझा जाता है, या अगर आप दूसरी बात तो ये कि आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता, और कोई आइडेंटिफाई कर भी ले तो वो उनको आइडेंटिफाई सबसे पहले तो, और बच्चों को स्पेशली जब ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, और बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत वजूहात की वजह से हो सकता है। बहुत सारे अगर भाई बहन हैं तो किसी को अटेंशन ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, वो भी अगेन वो किसी भी सूरत में इट कैन गो एनीवेयर, के फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या घर में माँ बाप का अटैचमेंट जिसके साथ भी है उसकी वजह से, स्कूल में उनके कैसे दोस्त हैं, टीचर्स उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, किसी को, और कोई बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, कोई बच्चा जो है वो लर्नर होता है तो वो क्रिटिसिज्म को हैंडल कर लेता है, कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं वो नहीं कर पाते। तो
टीचर्स भी, मेरा टीचर्स से भी बहुत दफ़ा ये कहना होता है और पेरेंट्स के साथ भी कि आइडेंटिफिकेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मसला क्या है। बच्चे बाज़ों का परफॉर्म नहीं कर पाते या स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में जी, माँ बाप बहुत आसानी से कह देते हैं कि जी बच्चा फेल हो रहा है, तो नतीजा ये निकालते हैं कि जी वो पढ़ना नहीं चाहता, उसका दिल नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों के पास काम ही क्या होता है पढ़ने के सिवा, उनकी लाइफ में तो कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें इमोशनल लेवल पे परेशान कर रही है या मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है, तो माँ बाप का ये बहुत बड़ा एक फरीज़ा है कि उसे आइडेंटिफाई करें कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर वो माशाल्लाह मतलब अगर पढ़े लिखे हैं और अगर वो इतने अवेयर हैं तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, डायग्नोज कर सकते हैं। और अगर नहीं हो पाता तो प्लीज़ अपने बच्चों को किसी के पास ले जाएं, कोई ऐसा जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उसके पास प्लीज़ ले जाके इस बात का डायग्नोसिस ज़रूरी है कि ऐसी क्या बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। अच्छा आरिफा, यहाँ पर दो चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया। एक तो हमारी घर की ग्रूमिंग या जो भी उसमें हमारा परवरिश जो हुई जिस सेटअप में भी, दूसरा एक जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट या वहाँ के चैलेंजेस, वो पढ़ाई के हो सकते हैं, वो फीसों के हो सकते हैं, या वो जैसे ग्रुपिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। ये दो एक बड़ी मेजर कैटेगरीज हमारे पास आ गई। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले हम जो फैमिली में जो परवरिश बच्चों की होती है और वो फिर एक टीन एज में पहुँचते हैं, यंग एज में पहुँचते हैं, उसमें घर वालों का रोल, पेरेंट्स का रोल। फिर आपने यहाँ ये भी कहा कि जी कुछ सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे टू बी ट्रू आरिफा अभी तक शायद इसका जवाब नहीं मिला कि जब भी हम ये सवाल पूछते हैं कि जनाब एक बच्चा वो नेचुरली ही पैदाइशी तौर पे पता नहीं अब वो जो भी उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई, परवरिश ऐसी हुई कि वो सेंसिटिव है, वो इमोशनल है। अब उसको आप भेज देते हैं यूनिवर्सिटी में जहाँ पर हर तरह का स्टूडेंट है, हर तरह का टीचर भी है, हर तरह का फैकल्टी मेंबर भी। आप सारी दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते उस एक बच्चे के लिए। यहाँ से शुरू कीजिएगा कि जो फैमिली में परवरिश हो रही है वो कैसी होनी चाहिए। एक बच्चे को हम नाज़ों से पालें, सारी माँ बाप की ख्वाहिश होती है बच्चे को नाज़ों से पालना, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो टोटली जो है एक उसकी डिफरेंट उसको एनवायरनमेंट मिलती है। ये चैलेंज है एक बहुत बड़ा। इसका क्या किया जा सकता है? पहले तो देखिए, घर में आपके घर का माहौल सबसे पहले तो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। घर के झगड़े देखें बाहर कभी जाते नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट इमोशनली आपके ऊपर पड़ता है वो ज़रूर हम बाहर लेके जाते हैं। ये सिर्फ बच्चों का नहीं होता है, बच्चे तो विटनेस करते हैं और वो हो सकता है बाहर किसी को जाके कहें नहीं, लेकिन हम बड़ों पे भी होता है कि कभी घर में हमारे साथ भी पर्सनली कोई मसला होता है, हम काम पे जाके वो फोकस हमारी 100% प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आई हुई होती है सारी जी, तो वो नहीं हो पाती है, या आप फिजिकली आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, सर दर्द हो गया, फ्लू हो गया, या तो फिर आपका फोकस वो प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं रहती, वो हट जाते हैं आप, ठीक है, या फिर आप काम पे लेट होंगे। बहरहाल मतलब माय पॉइंट इज आई थिंक क्लियर इनफ। उसके अलावा मतलब घर का माहौल स्टेबल रखना बहुत जरूरी। नो मैटर आपका कोई भी मसला हो, वो मसले तो खैर हज़ारों हो सकते हैं। किसी के घर में फाइनेंशियल है, तो किसी के घर में आई डोंट नो कोई डिसेबल है, कोई दूसरे बच्चे डिसेबल हैं, किसी की शादी पे बड़ा मसला एक आ जाता है कि जी शादी नहीं हुई, तो भाई उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा तनाव में रहता है। तो नॉनदलेस मसला कोई भी हो, घर का माहौल आपस में स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और बाहर से हट के घर के माहौल में हर फैमिली मेंबर का अपना एक फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मामला कोई भी हो। अगर शादी नहीं भी हो रही है तो ना कि आप उन्हें डांटें या बोलें या उन्हें ब्लेम करें कि जी आपकी वजह से नहीं हो रहा है, या आपकी वजह आप बहुत सारे ऐसे बात होती है, बहुत सारी वजूहत होती है घर पे। स्पेशली लड़कियों को भी बहुत ब्लेम किया जाता है। लड़कों को तो एक आ जाता है जी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लड़कियों को एक आ जाता है कि नहीं आप एडजस्ट कर लें, ये कर लें। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और उनकी प्रॉब्लम को समझें, सुनना बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एक जनरेशन गैप जब आता है कि जी पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं, बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, ये हर एज ग्रुप के लिए मैं बात कर रही हूँ। छोटे बच्चे भी होते हैं, तो छोटी सी कोई बात लेकर जब आपके पास आते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर माँ बाप बिजी हों अपने कामों में और वो आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो, या अगर आपने एक बच्चे को दी और दूसरे को नहीं दी तो ये बहुत बड़ा एक बच्चे के ऊपर वो फिर जाहिर सी बात है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। सेंसिटिव की
जहाँ तक आपने मुझे क्वेश्चन किया, जी, तो सेंसिटिव अगेन मैं sensitive। ये कहूँगी कि घर का माहौल अच्छा है और घर में से आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है। वो कहते हैं घर का सपोर्ट बैकबोन की तरह काम करता है। बाहर आपने कितने घंटे निकालने होते हैं, 2 ठीक है। घंटे 3 घंटे, सही है। लेकिन उसके बाद आना अपने घर में ही होता है। लेकिन अगर आपका घर ऐसा है कि आपके घर का माहौल वेलकम ही नहीं है, ठीक है। अगर एक बच्चे का दिल कर ही नहीं रहा कि वो वापस लौट के अपने घर को जाए, तो वो बाहर जाके क्या करेगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आरफा आपने बात की है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मुझे ये बताएं कि जनाब जो यंगस्टर्स आजकल हैं, जो टीन हैं, उनका तो दिल बाहर ज़्यादा लगता है। वो कहते हैं कि अपने वो दोस्तों के साथ रहें, क्योंकि वो उनके एज मेट होते हैं और वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो उनको पसंद होती हैं। अब घर तो वो वैसे ही, तो ये यहाँ पर अब इन हमारे नौजवानों का कसूर है या घर के इन्वायरमेंट का कसूर है? सिर्फ एक लफ्ज़, एक्सेप्टेंस। अच्छा। क्योंकि बाहर उनको उनके एज ग्रुप का, एक तो एज ग्रुप सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे आपका एज ग्रुप ज़्यादा फॉल करता है, आप वहाँ पे आपकी दोस्ती ज़्यादा, स्पेशली अमंग टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स का एक साइकी होती है, वो एक्सपेरिमेंटल एज में होते हैं, तो उस वक्त वो हर किस्म से एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्तों के साथ भी, यानी वो उनके बहुत दोस्त होते हैं, तो वो हर किस्म के दोस्त में बैठेंगे, हर किस्म के लोगों के साथ वो बात करेंगे। रिबेलियस होते हैं, उनको किसी बात का डर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और एजुकेशन में भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये नहीं करना तो ये करना है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और वो हर चीज़ को दे वांट टू डू एवरीथिंग एट वंस। उनको सब चीज़ें एक वक्त सारे में चाहिए एक्सपीरियंस एक टाइम पे। तो पेशेंस लेवल उनका बच्चों का थोड़ा सा कम होता है। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों को, टीनेज बच्चों पे माँ बाप का टेंशन बहुत बढ़ जाता है कि जी अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब क्या होगा। उस साइकी को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन अगेन एक्सेप्टेंस पे मैं दोबारा आऊँगी वापस कि एक्सेप्टेंस, वो बाहर इसलिए रहते हैं और बाहर उन दोस्तों में, उन लोगों में इसलिए बैठते हैं कि एक्सेप्टेंस, अच्छा, उन्हें एक्सेप्टेंस मिल रही है, वहाँ पे उनको कोई जज नहीं करता, उन्हें बात बात पे कोई रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा। और घर पे आते हैं तो जनरेशन गैप की वजह से या कोई भी मैं ये कहूँगी कि कोई भी दूसरा इशू है, उसकी वजह से अगर उनको रोका जाता है, रोकने का भी अगेन एक तरीका होता है। अगर आप बिल्कुल उन्हें ये कहेंगे कि आपने अगर बिल्कुल यू पुट योर फुट डाउन और आप कहेंगे कि जी हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं, तो वो बच्चे तो टीनेज तो कभी भी नहीं मानते, स्पेशली टीनेज पे मैं बात करूंगी। बिल्कुल सही, क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर रहे होते, दे जस्ट वांट एक्शन। ठीक है, एनालिटिकल वो फेज में नहीं होते, देर एट एन एक्सपेरिमेंटल फेज। वो उस वक्त तजर्बे वाली एक सिचुएशन में होते हैं, तो वो उन्हें करना होता है। वो ये नहीं सोचते सही है या गलत है, वो कहते हैं ये कर रहा है बस तो मैंने भी करना है। ठीक है, जस्ट टू बी पार्ट ऑफ अ सोशल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो सोशलाइजिंग की उनकी एज होती है, स्पेशली 14 to 21। ठीक है। तो क्या टीनेजर्स को रोका जाए इस बिहेवियर से, या जो है पेरेंट्स को अपना सारा जो है वो जो उनका माइंडसेट था वो चेंज करना पड़ेगा? जी, रोकने से क्या होगा, बच्चा आइसोलेशन में चला जाएगा। रोकना तो कोई हल नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंट पहले भी करते हैं। देखें, ये वही बात दोबारा उसी बात पे आती है, यानी कंक्लूजन, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग दैट घर पे माहौल का फ्रेंडली होना और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर बच्चे जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल एज में होते हैं, अगर वो आपने उनको पकड़ भी लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चल भी गया दैट दे आर डूइंग अ सर्टेन थिंग जो कि काबिल एतराज़ है, या वो आपके फैमिली वैल्यूज़ के हिसाब से अलाइन नहीं हो रही है, तो वो छुपके करेंगे। ठीक है, वो पहले बता के करे थे तो वो छुपके करेंगे। अच्छा, तो एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का एक वो आता है। तो अगर आपने उनकी साइकी को अंडरस्टैंड किया, और इवन इफ दैट थिंग इज रॉन्ग, तो आप उनके साथ बैठ के समझा सकते हैं। कुछ फैमिलीज इस मामले में बहुत ज़्यादा अवेयर और अच्छी होती हैं कि वो टीनेज लेवल पे भी अपने बच्चों को बड़े आराम से लेकर चल रहे होते हैं। उन बच्चों में ऐसा कोई वो नज़र नहीं आता कि भाई एक रिबेलियस नेचर है, या वो दुनिया का उन्होंने हर ऐसा कोई काम करना है जो फैमिली उनको मना करी है। क्योंकि आपने 1-2 दफ़े उनको मना किया तो वो वही काम वो ज़्यादा करेंगे। आई थिंक वो रिवर्स साइकोलॉजी कहलाती है, कि जिस काम से आपने उन्हें रोका है वो वही करेंगे। नेचर है इंसान की। जी। मुझे ये बताइएगा कि आपने जो फ्रेंडली का लफ्ज़ यूज़ किया, क्या मकसद है फ्रेंडली का, कि पेरेंट्स और बच्चों की तरह कैसा, ये फ्रेंडली को एक्सप्लेन करें हमारे पेरेंट्स के लिए भी और यंगस्टर्स के लिए भी। देखें, गलतियाँ सब करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की गलतियों पे उन्हें
चलें अगर रोक भी दें तो एक तरीका होता है रोकने का। मैं अपनी एग्जांपल इधर शेयर करना चाहूँगी। मैंने ड्राइविंग, मुझे शायद कहना नहीं, मैंने ड्राइविंग बहुत छोटी एज में स्टार्ट की। ठीक है। आई वॉज 15 जब मेरे अब्बू ने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी, लेकिन मैं रोड पे ऑफिशियली ड्राइव नहीं करती थी। वो मुझे ऐसी जगहों पे सिखाते थे जहाँ ट्रैफिक ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन एक दफ़ा मुझसे नुकसान हो गया था, मैंने गाड़ी मार दी थी। ठीक है। तो उस वक्त मेरी अम्मी ने उनको ये कहा कि जी आप इससे अब चाबी ले लें, इससे नहीं दीजिएगा गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि ये इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो माई फादर वॉज लाइक कि अगेन यही बात है कि इसको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को हुआ है, कोई बात नहीं, बिकॉज दैट इज हाउ वी लर्न। एंड देन माई फादर शेयर दैट यू नो मेरे ड्यूरिंग माई लर्निंग ऑफ ड्राइविंग, यानी जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी, मैंने अपने पर्सनली 9 फ्रैक्चर करवाए हैं। तो द बिग थिंग टू नोटिस ओवर हियर इज दैट इसको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का छोटा मोटा नुकसान हुआ है, दैट इज हाउ वी लर्न। सीखते ही ऐसे हैं। अगर किसी ने गाड़ी मारी नहीं तो फिर क्या सीखी। अच्छा। तो उस वक्त से आज मुझे ड्राइविंग करते हुए बहुत टाइम हो गया है, मैं चलाती हूँ और मुझे नहीं लगता मैंने कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं, मुझे कभी जानी नुकसान नहीं हुआ। एंड आई एम अ गुड ड्राइवर अमंग द लेडी ड्राइवर्स। आई थिंक आई एम ओके। बिल्कुल सही। तो बेसिकली आप फ्रेंडली ये कहती हैं कि जो है पेरेंट्स का नज़दीक होना ज़रूरी है बच्चों के साथ, हर इशू पे, वो ड्राइविंग का इशू है, वो कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन आरिफा, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि बच्चे पल जाते हैं। जो आप अभी बात कर रही हैं कि बच्चों के साथ बैठ के बात करना, डिस्कस करना और इश्यूज़ पे बात करना, ये तो बहुत कम घरों में देखने में मिलता है। 90% हमारे घरों में तो यही कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चे पल जाते हैं। जी, सबसे बड़ा इशू फिर हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो डिलेमा है वो यही है, क्योंकि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाए, फॉर एग्जांपल आई एम अ थेरेपिस्ट, तो और साइकोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के मामले में ये कहा जाता है कि जी वो तो सिर्फ बातें करते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट भी ना वो बातें करते हैं ना हम बातें करते हैं, हम सवाल बेहतर पूछते हैं। ठीक है। हम वो सवाल पूछते हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं या जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। हम सजेस्ट नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम आप ही का सवाल, आप उसका जवाब जो है हम आप ही से निकलवाते हैं। ठीक है। दिस इज व्हाट वी डू एज अ जॉब। और वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, एक बड़ा, कहते हैं ना, आपके लिए लम्हा फिक्रिया बन जाता है कि हम क्या कर रहे थे एंड ओके यहाँ पे प्रॉब्लम था। तो जो चीज़ आप पर्सनली नहीं सोच पाते, वहाँ पे थेरेपिस्ट और लाइफ कोचेज और साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करते हैं। तो अगर बात नहीं होती है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा अपने ही माँ बाप के साथ नहीं बैठना चाहता तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये इसको इस बारे में ये कोई अच्छी बात नहीं है। It's not normal. अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ही माँ बाप से आपको भाग रहे हैं। क्यों होना चाहिए ऐसा? मेरे पेरेंट्स के साथ तो मैं नहीं भागती, या कोई भी अच्छी फैमिली के कोई भी बच्चे वो तो नहीं भागते। व्हाई शुड दिस हैपन? छुपाना या बात ना करना, शेयर ना करना। और फिर छुपाने में सिर्फ वो छोटी बातें नहीं छुपाते, वो फिर बहुत बड़े बड़े काम करके छुपा देते हैं। आई विल शेयर अ केस दैट आई न्यू समवन जिन्होंने हाईवे पे हिट एंड रन का एक केस कर दिया था बाकायदा। ठीक है। उन्होंने एक इंसान की जान ली थी और वो उन्होंने फिर अपने घर पे नहीं बताया था। अच्छा। इवेंचुअली पता चल गया था, क्योंकि जाहिर है जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड थी, फोन उनको चला गया था। लेकिन बच्चे ने, द पॉइंट इज के बच्चे ने उनको बताना, अपने बाप को बताना जरूरी नहीं समझा था। अच्छा। तो फिर जब पता चला, जब पुलिस आई, जब सारी कार्रवाइयाँ हुई, तो फिर जब बाप को पता चला, तो प्रॉब्लम इज यहाँ बच्चों को ये बात समझनी जरूरी है कि आप घर पे बता दें जाके, या कोई भी बात है आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जब बाहर से पता चलेगा उसके रिपरकशन ज्यादा बुरे होंगे, स्पेशली लड़कों को, क्योंकि लड़कों के साथ फिर ज्यादा रिबेलियस होते हैं, और लड़के फिर काम भी, लड़कों के काम जो है वो उनके जो काम है वो लड़कियों के काम से थोड़े से अलग होते हैं, वो नुकसान शायद थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैं जनरलाइज बिल्कुल नहीं करूंगी, प्लीज ऑफेंड नहीं हुए जो नाजरीन है, लेकिन ये है कि लड़के फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट कर दिया, वन व्हीलिंग करनी, जी बिल्कुल सही, वो थोड़े से रेकलेस होते हैं। तो जब वो ऐसा कोई काम करते हैं तो फिर नुकसान भी इसका बहुत बड़ा होता है। तो बेहतर यह है कि घर पे पहले बता दिया जाए, शेयर करें, और माँ बाप, आप बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो शेयर कर सकें, क्योंकि वो नहीं बताएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर आपका घर ही अगर वेलकम नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? थैंक यू आरिफा। गुफ्तगू आपसे आगे बढ़ाते हैं, हम मुख्तसर वक्फा लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं, आरिफा सिद्दपुरवाला की लाइफ कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं, और फोकस हमेशा उनका रहता है यंगस्टर्स और टीनेजर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, उनको किसी तरह हेल्प आउट किया जाए, क्योंकि इस टाइम पे कोई बहुत कम लोग हैं जो उनको घर में या घर के बाहर यूनिवर्सिटी में समझ पाते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेते हैं यहाँ पर छोटा सा वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आरिफा सिद्दपुर वाला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं। बात चल रही है हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे उनके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में उन्होंने तफसील के साथ बताया जो फैमिली एस्पेक्ट है, हमारा फैमिली सपोर्ट, बैकबोन का नाम उन्होंने लिया कि अगर एक टीनेजर को फैमिली सपोर्ट हो तो वो ऐसे है जैसे उसकी जो बैकबोन मजबूत होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बॉडी को बैकबोन जो है सपोर्ट देती है। तो बहुत ज़रूरी है इसको सपोर्ट देना, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। हम लोग कम होता है कि ऐसे मौजूआत पे डिस्कशन करें, क्योंकि इन मौजूआत पे बात करने के लिए ज़ाहिरी बात है एक ऐसा थेरेपिस्ट जो ख़ुद उस एज के एरिया में हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन इश्यूज़ को उस पर बात कर सकता है और डिस्कस कर सकता है। तो इसलिए हमने आरिफा को रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और इन मौजूआत पे बात करें। आरिफा, अ गुड पेरेंट जो नौजवान नस्ल के जहन में या उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो ये है कि वो बाप या वो माँ जो हमें सब कुछ करने दें, रोके ना। उसके साथ तो आप शेयर भी करेंगे सारी बातें और आप उस पेरेंट के साथ खुश भी हैं कि मेरी अम्मा जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, मेरा अब्बा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्यों? मुझे रोकते नहीं हैं, मैंने जिस टाइम पे बाहर जाना है मुझे रोकते नहीं है, मैंने जो करना है मुझे रोकते नहीं। अब ये डेफिनेशन आपके ख्याल में ठीक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ऐसा हो कि भाई बिल्कुल नहीं रोका जाए तो फिर वहाँ पे बच्चे दूसरी तरफों पे ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं। जो उनका फोकस होता है लाइफ का, मैं बिल्कुल किसी बुरी आदत का किसी जनरलाइजेशन में नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल किसी को जज इधर बैठ के नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो फिर उनका लाइफ का फोकस होता है उस वक्त वो वहाँ से हट जाते हैं। वो जो जहाँ पे ज़्यादा आज़ादी मिल जाए, यानी एवरीथिंग इन मॉडरेशन, हर चीज़ अपनी लिमिट में अच्छी लगती है। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ द वर्ड दैट आई वुड यूज़। फ्रीडम, और बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, कि भाई अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है या अगर आपने किसी बात से मना किया तो वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है कि हाँ वो पूछेंगे आपसे। आपके अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है, दे वुड ऑलवेज आस्क यू कि अच्छा क्यों, अगर ना कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, अगर जी मूड अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, वो पूछेंगे आपसे। दे वुड वांट टू इंक्वायर कि भाई बाहर किसी ने कुछ कहा, अगर बच्चे ऑफिस गोइंग है तो वो कहेंगे जी ऑफिस पे कुछ हुआ, यूनिवर्सिटी में किसी टीचर ने कुछ कहा, क्या हुआ, और बच्चे नेचुरली भी आके घर पे बता देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, ये दो वर्ड्स मैं आई थिंक बारहा कहती रही हूँ और मैं फिर से कहूँगी। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आप हर बात मान लें बच्चों की। जी, हर बात, क्योंकि जो बात नहीं ही मानने की, क्योंकि बच्चे हैं वो गलती करते हैं और उनको वो समझ नहीं होती, वो ऑब्जर्वेशन उनकी नहीं होती जो माँ बाप की होती है। तो अगर वाकई आपको एक्चुअली लग रहा है कि आपका बच्चा कोई काम गलत कर रहा है तो आप बिल्कुल उन्हें रोक सकते हैं। अगेन, रोकने का तरीका, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। अगर आप अपने बच्चे की साइकी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है तो आपको पता होगा कि आपके बच्चे को कैसे हैंडल करना है और क्या ऐसी बात उनसे कहनी है कि वो रुक जाएं, संभल जाएं। ठीक, क्या पेरेंट्स थेरेपिस्ट या काउंसलर्स या लाइफ कोच से हेल्प ले सकते हैं रिगार्डिंग कैसे वो अपने नौजवान बच्चों से बिहेव करें और इंटरेक्ट करें? जी बिल्कुल, लाइफ कोच और थेरेपिस्ट के पास आने के लिए किसी एज की कैद नहीं है, और अगर वाकई आपके घर में आपको लगता है कि कोई नाचाकी है तो बिल्कुल आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। कोई और मसला है और पेरेंट्स का, और दूसरी बात ये कि बिकॉज डिस्कशन नहीं होता, जब आपने कहा कि डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन से होता ये कि सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग, आई थिंक बहुत कॉमन सेंस की बात है, बट ये ज़्यादातर होता नहीं है। सब अपने अपने कामों में अपनी अपनी लाइफ में लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं दे रहा है और कुछ शेयर नहीं कर रहा है, जी हमारा बच्चा अपनी मर्जी में ही है, वो बड़े आराम से कह देते हैं पेरेंट्स कि जी वो तो अपने काम में मसरूफ होता है, या तो वो अपने कमरे में होता है, या तो वो अपने दोस्तों में होता है, तो जी उसके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, या वो तो ऐसा हो गया है। अच्छा। फिर वो पेरेंट्स लेबल ही कर देते हैं कि जी अब तो वो तो ऐसा बिल्कुल हो गया है। फिर बच्चे रिटेलिएशन में चले जाते हैं, यानी वो उनके अंदर एक वेंजेंस, एक इंतकाम वाली वो आ जाती है कि जी वो हमारे पेरेंट्स हमें समझ ही नहीं सकते, बता के क्या फ़ायदा, वक्त ज़ाया करने वाली बात है। तो आई थिंक फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये चीज़ बाद में आगे बढ़ती चली जाती है। ये सिर्फ 2 या 3 लोगों का मसला नहीं है। फिर बच्चे आपके आगे जाते हैं, बेटियों की शादी होती है, बच्चों की शादी होती है, तो वो अपने स्पाउस के साथ भी फिर कभी कनेक्ट नहीं करते। अच्छा। यार पेरेंट्स भी नहीं समझते थे, इसने कौन सा समझ लेना है। अच्छा। ये क्या ज़रूरत है शेयर करने की, या वो कौन से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, यू नो। एंड फिर उनके जब बच्चे होते हैं तो फिर वही एक वतीरा चल रहा होता है कि नहीं जी हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ नहीं किया था, हम भी नहीं करेंगे। ठीक, कहाँ पर जाती है ये सारी कहानी? फाइनल एंड पे क्या होता है?
क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को क्लिनिक्स में देखने में मिलते हैं जब आप काउंसल करते हैं पेशेंट्स को, या जस्ट नॉर्मली लोगों की बात करें? आइडेंटिफिकेशन, अगेन फिर से वही बात कि आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है कि फैमिली में भी स्पेशली, क्योंकि बच्चा घर में ही होता है, तो अर्ली स्टेज पे अगर कोई मसला है तो उसे आइडेंटिफिकेशन वो पहले आई गई हो जाती है बात, जब शुरू में, क्योंकि वो मसला छोटा होता है तो पता नहीं चलता। इट्स काइंड ऑफ लाइक कैंसर, ये इतना बुरा है कि ये आपके दिमाग के लिए कैंसर की सूरत रखता है। ठीक है। क्योंकि कैंसर का भी यही काम होता है कि शुरू के स्टेजेस में अगर आपने डायग्नोज नहीं किया तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, वो पता चलता है स्टेज 3 स्टेज 4 पे, वो फिर ट्रीटेबल नहीं होता। मतलब वो इंसान इतना ज़्यादा ब्रोकन और उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी होती है कि फिर वो उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अर्ली स्टेज पे उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर उसका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं और बहुत अजीब अजीब सी, फिर कुछ लोग कहते हैं, फिर मैं फिर अगेन जर्नलाइजेशन नहीं करूँगी, लेकिन साइकोलॉजिकल अगर कोई डिसऑर्डर है या इमोशनल बच्चे को कोई इलनेस है या कोई दूसरा स्ट्रेस है, तो तावीज़, आमिल, ये सारी चीज़ें, इस पे ज़्यादा फोकस होता है, ना कि ये कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इस बात का डिस्कशन हो जाए कि जी आप प्लीज़ आइडेंटिफाई, हमसे नहीं हो रहा, आप करके बता दें कि क्या प्रॉब्लम है। बाइपोलर होते हैं कुछ बच्चे, या हो जाते हैं हालात की वजह से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, नाम बहुत छोटे हैं, इसका रिपरकशन बहुत बड़ा होता है। अच्छा। और आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, और जिन लोगों को डिप्रेशन नहीं होता वो समझ ही नहीं पाते कि डिप्रेशन महसूस कैसा होता है, और जिनको डिप्रेशन होता है वो बता नहीं पाते कि हम कैसा महसूस करते हैं। बेसिकली डिप्रेशन में अ पर्सन बिकम्स अ डेड मैन वॉकिंग, वो जिंदा लाश होता है। तो जिसको भी डिप्रेशन होता है वो अपने आप को 2-2, 3-3 दिन कमरे में बंद कर लेंगे। अच्छा। खाना पीना बंद, पानी बंद, तो यानी डिहाइड्रेशन आपको हो गई, मैलन्यूट्रिशन, फिर हाइपरसोम्निया या इंसोम्निया हो जाता है, यानी 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। खाना खाएंगे डिप्रेशन में तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग छोड़ देंगे तो बिल्कुल छोड़ देंगे, उनको तलब ही नहीं होगी कि जी 2-2 दिन तक खाना भी खाना है। नींद का भी ऐसा ही है, या तो हाइपरसोम्निया होगा, बहुत ज्यादा सोएंगे, या इंसोम्निया होगा, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। काम अगर है तो इनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि कोई काम है जी, हमारा एग्जाम है, ये वो है, इनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं रहती, तो इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। इस हद तक जा सकती है जी, इस हद तक जा सकती है। और इसका फिर वही बात कि एनवायरनमेंट, पहले आपके घर का एनवायरनमेंट, फिर आपकी एक्सटेंसिव फैमिली, सोसाइटी का एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी बीमारियों को, इन मेंटल डिसऑर्डर्स को या इलनेसेस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। कुछ कहते हैं कि जी पढ़ाई के स्ट्रेस में बच्चा ऐसा हो गया, पढ़ाई से कोई स्ट्रेस नहीं होता, होता होगा, लेकिन फिर वही बात कि आप पीयर प्रेशर में अगर बच्चे को डाल देंगे जी उसने ये मार्क्स लिए तो तुमने भी लेने हैं, तब गड़बड़। किताबें नहीं देती हैं किसी को स्ट्रेस। अच्छा। किताबें तो आपको इल्म दे रही हैं, किताबें स्ट्रेस कभी नहीं दे सकती। और ज्यादा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका, बिल्कुल नहीं। और किताबें स्ट्रेस नहीं देती, तो फिर जो अगर कोई बच्चा अंडर परफॉर्म कर रहा है, भाई बहनों में भी बाजों का पेरेंट्स जो है वो कंपैरिजन पे आ जाते हैं कि जी इसने लिए थे अपने वक्तों में मार्क्स, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है हमारे घरों में। क्लास में फिर पेरेंट्स टीचर्स कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार ये बच्चा है वो ये कर रहा है, या आपने ऐसा नहीं किया, आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर बच्चा अंडर परफॉर्म कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू डायग्नोज द प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम लाइज। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी टीचर ने अगर आपसे कोई ऐसी बात कर दी, यू हैव टू सी। कुछ बच्चों का को टीचर का डांटना बुरा नहीं लगता, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है कि यार ये टीचर नहीं चाहते मुझे पढ़ाना, या ये सिखाना नहीं चाहते, या इन्हें मुझसे वो कोई मेरा हाँ मुझसे कोई इशू है, या वो एसोसिएशन नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ है, या ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए इन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। हालांकि वी आर ऑल पेइंग द सेम थिंग, वी आर ऑल बेसिकली यूनिफॉर्म है, सारे बच्चे एक से होते हैं, सो दे आर सपोज्ड टू बी ट्रीटेड द सेम वे। इसी तरह घर में भी वी आर ऑल सपोज्ड टू बी ट्रीटेड द सेम वे, वी ऑल नीड द सेम लव, वी ऑल नीड द सेम अटेंशन। तो अगेन फिर कुछ बच्चे अगर सेंसिटिव होते हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगेन अटेंशन सवाल अलग होते हैं, उधर जो है वो अटेंशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन जो है वो एक बच्चे के पीछे पड़ जाएं कि जी इसने खाना खाया या नहीं, या आप 10 दफ़ा चेक करें कि वो सोया या नहीं। अटेंशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता। अटेंशन का मतलब ये होता है कि आप देखें कि वो जो भी उसका प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करके उससे उधर हेल्प करने की कोशिश करें। लड़कियों और लड़कों को हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं एज फार एज साइकोलॉजिकल इश्यूज और जो चैलेंजेस हैं उनको लेके?
नहीं, साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टे द सेम, लेकिन हमारी सोसाइटी में उनके चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट हैं। लड़के का होता है कमाना, ठीक है, लड़की के ऊपर आती है शादी, ठीक है। तो शादी जब आती है तो फिर सारी चीजें आ जाती हैं कि जी आपने ये भी देखना है, आपने उसको भी देखना है, आपने उसको भी देखना है, पेरेंट्स अपने अपने पेरेंट्स भी देखने हैं, उनके पेरेंट्स भी देखने हैं, आपके बच्चे घर भी संभालना है, घर भी संभालना है, शौहर को भी देखना है, आपने अपने आप को भी देखना है। तो ये एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है जो आता है, और ये बड़ी यंग एज में आ जाता है, जब एक टीन एज 14 to 21 की एज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एज होती है, स्टडीज की एज होती है, शादी की एज बिल्कुल नहीं होती है। और अगर शादी हो भी जाती है, देन अगेन जिस तरह के प्रॉब्लम्स हमारी लड़कियां फेस करती हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा, इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस। अच्छा, अगर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है या एकदम से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, या किसी छोटी सी फैमिली से एक लड़की बहुत बड़े फैमिली में शादी करके चले, इट्स अ बिग ट्रांजिशन टू बिगिन विथ। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा होता है कि जस्ट बिकॉज आप अलग घर से आई हैं शादी करके, आप रातों रात जी वो ढल जाएं। ठीक है, उनको वो वक्त नहीं दिया जाता। इमोशनली और मेंटली जाहिर है आपका माइंड थोड़ा सा जो है वो डिस्टॉर्ट होता है, इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस। फिर अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी नहीं होता, ठीक है, जज किया जाता है कि जी आपको ये भी नहीं आता, आप ये भी नहीं कर रहे, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जाहिर है एक नई लड़की से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये करना चाहिए या ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एक नए घर से आई है, ठीक है, शी वॉज यूज्ड टू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, नाउ वो एक अलग एनवायरनमेंट में है तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इम्पेशंस होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो फिर अगेन लड़कियां भी रिटेलिएशन में चली जाती हैं, हम क्यों करें, अच्छा, हमें क्या मिल रहा है। जब आपने अंडरस्टैंडिंग दी ही नहीं तो आप उनसे किसी किस्म का सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज नहीं मांग सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर जाहिर है फिर वो झगड़े, फिर वो खानदान में जो अगेन विद इन द हाउस होल्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं डोमेस्टिकली हमारे, फिर वो जाहिर है एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं। अच्छा, ये तो आपने शादी की एज की बात बता दी, इससे पहले का भी मुझे थोड़ा सा बताएं कि यूनिवर्सिटी एज की बात करते हैं, कॉलेज एज की बात करते हैं, उसमें बताएं कि लड़कियां जो हैं वो क्या उनके डिफरेंट इश्यूज होंगे, लड़कों के डिफरेंट होंगे। बेसिकली अगर मैं इस बात को कहूँ कि कैसे वो फेस कर पाते हैं दुनिया को स्कूल यूनिवर्सिटी एजेस में। अगेन उस पर भी घर पे आपकी जो ट्रेनिंग होती है, घर पे अगर कुछ बच्चे होते हैं जैसे छोटे बच्चे जिनको बहुत बचपन में स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स और ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं, इसी तरह लड़कियों में भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मारें, लेकिन सेल्फ डिफेंस के अपने तरीके होते हैं। सेल्फ डिफेंस आपने जो डिस्टेंस रखना है, जो फासला रखना है, स्ट्रेंथन करना जी, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप दोस्त ना बनाएं या कोई मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज योर फ्रेंड एंड हु इज नॉट। इसको समझने की सलाहियत आपको फैमिली की तरफ से मिलती है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, फिर कुछ ट्रेनिंग आती है या कोई अगर बड़े भाई बहन है या माँ बाप है वो बिल्कुल जरूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्ची छोटी है अभी नहीं बता सकते। ये एक एनाटॉमी तो वही है, लड़की का जिस्म वही है, बिल्कुल लड़की की बिल्कुल, और अंडरस्टैंडिंग भी वही है। अगर आप समझाएंगे तो वो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली हमारे मुल्क में लड़की में, एक छोटी लड़की में और एक बड़ी औरत की उसमें कोई कैद नहीं है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें अब थोड़ा सा एक और साइड पे आते हैं, वो ये कि हमारे यहाँ जब नौजवान बच्चे बच्चियाँ स्कूल कॉलेज तक तो एक बेसिकली वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में होते हैं। अब्बा जो हैं वो स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, अम्मा जो हैं वो स्कूल तक छोड़ने जाती हैं, और फिर स्कूल से पिक भी किया, कॉलेज से भी पिक कर लिया। वंस जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ये ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा चेंज होता है। पेरेंट्स भी काफ़ी अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं, डेलिबरेटली वो कहते हैं जी अब अच्छा चलो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, हमने यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना था, पहुंच गया, अब बेटा जो है इंजीनियर बन के निकलेगा। यानी बेसिकली जो उनके जहन में होता है ना कि जी अब हमने इस स्टेज तक पहुंचा दिया, अब बस जो इसने करना है, एकदम से चेंज, फिर उसके बाद एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट, और फिर बहुत सी आज़ादी, क्योंकि आपको स्कूल कॉलेज में तो आपके डैडी जो हैं वो ग्रेड्स भी चेक कर रहे हैं, टीचर मीटिंग भी हो रही है। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो टीचर मीटिंग बहुत कम होती है, या मेरे ख्याल से ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में तो होती नहीं है। ये जो एक चेंज है, मैं अब आपको चाहूँगा कि आप यंगस्टर से मुखातिब होकर बताएं कि उनको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और हाउ दे शुड बिहेव। सबसे बड़ा चैलेंज जो स्कूल और कॉलेज के बाद जो यूनिवर्सिटी में आता है वो कॉम्पिटेंस का आता है, कंपटीशन। कि आपको लगता है जो स्कूल कॉलेज में बच्चे, क्योंकि वो एक छोटा सा आपका एक चंक ऑफ स्टूडेंट्स होता है, सबकी अपनी अपनी क्लास होती है, कोई टेस्ट हुआ, कोई कंपटीशन हुआ, छोटा सा डिबेट कंपटीशन, एनीथिंग, बच्चों को लगता है बच्चे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या उनको जो उनके कोर
स्किल्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आके तो ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ बिग एनवायरनमेंट, एक साथ में हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान, मसलन यहाँ पर तो आप इंटर यूनिवर्सिटी भी सब कुछ होती है, और हर कंपटीशन जो उस वक्त स्कूल लेवल पे हो रहा था अब वो बड़े पैमाने पे होने लग बिल्कुल ऐसे ही है। तो जाहिर है वो कंपीटेंस बढ़ जाती है। कुछ बच्चे बड़े आराम से दे हैव दिस इननेट स्किल होता है कुछ के अंदर कि हाँ ठीक है जी बड़ी लगन है हम कर लेंगे ऐसा ही है, चले जाते हैं वो आगे। लेकिन बहुत से जो है बेचारे वो फंस जाते हैं, परेशान हो छोड़ देते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने प्रेशर्स होते हैं, हमें अपने असाइनमेंट्स करने होते हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है, अटेंडेंस के इश्यूज, फिर कुछ बच्चे अर्न करना शुरू कर देते हैं इसी बीच में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की वजह से उनको काम करना है, या करियर डेवलपमेंट भी हो सकती है, फाइनेंशियल हो या ना हो, लेकिन करियर भी हो सकता है कि जी हमें एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, काम करना है हमें कुछ, तो इस वजह से भी हो सकता है। और ये है कि हाँ कंपीटेंस बढ़ जाती है, आपको अपने ही जैसे 300 बहुत नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको आई वुड से टू द स्टूडेंट्स स्पेशली दैट टेक इट पॉजिटिव बिकॉज नथिंग, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर। अच्छा, अगर आप किसी कंपटीशन में हारते भी हैं या अगर आपको जो एक्सपेक्टेड था कि जो आपका पोजीशन आना चाहिए या आपको विन करना है, और अगर इवन इफ यू डोंट विन देयर इज ऑलवेज लर्निंग। अच्छा, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपका कंपेटिटर है भी, कंपेटिटर है, लेकिन साथ में कीप दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जेलसी और हसद को हटा के आप लर्निंग डाल दें उधर उसकी जगह पे, इवन इफ दैट पर्सन इज योर कंपेटिटर, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। साथ में अगर आप compete करें तो भी, और अगर चलें कंपटीशन ओवर हो गया उसके बाद यू कैन ऑलवेज गो, यू कैन ऑलवेज यू नो टॉक टू ईच अदर, या क्या उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपने नहीं किया, तो देयर इज ऑलवेज एन एडिशनल पीस ऑफ लर्निंग। देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, फेल कोई नहीं होता, देयर इज ऑलवेज फीडबैक एंड लर्निंग। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप कर रही हैं आरिफा, और सवाल पे सवाल जहन में आते जाते हैं। इसको जब हम इस सिनेरियो को सारे को देखते हैं, आपने ये बता दिया कि जब फेलियर का आप कॉन्सेप्ट जहन से निकाल लें, मत घबराएं कि यार को ऐसा होगा। चलें, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। ये बताएं, ग्रुपिंग हो जाती है, 4 अच्छे बच्चों का अपना ग्रुप बन जाता है, 4 जो थोड़े और तरह के बच्चे हैं उनका और ग्रुप बन जाता है। अब कुछ बेचारे दरमियान में वैसे ही रह जाते हैं, उनके ग्रुप ही नहीं बनता, उनके फ्रेंड्स ही नहीं बन रहे होते। ये बहुत बड़ा इशू है आरिफा, और मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सी बच्चियों को देखा है कि वो दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी लेवल पे। आई वुड, हाँ मैं पर्सनली रिलेट करूंगी इस बात से, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे लोग, अभी फिलहाल नाजरीन में से ऐसा कोई है जो इस वक्त मुझे देख रहा है, तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूंगी। मैं खुद इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ कि मेरे स्कूल में आई वाज बुलीड। अच्छा, उस वक्त भी मेरे दोस्त नहीं होते थे, क्योंकि जहाँ सब लड़कियाँ जो है वो बड़े अच्छे, हम आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल, तो उधर जहाँ बहुत अच्छे बच्चे आ रहे होते थे, और लड़कियां जो है वो उस वक्त बड़ा जो खूबसूरत तो थी वो, लेकिन अच्छा तैयार होकर आती थी, वहाँ मैं तेल लगा के 2 चोटियां बना के जाती थी। तो एक डिफरेंट वो जो है, तो जी आई वाज बुलीड इन स्कूल, आई वाज मॉक्ड इन स्कूल, यानी बहुत मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन ठीक है उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन आई थिंक इट चेंज्ड मी एज अ पर्सन, मुझे उस बात ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी मेरा कोई ग्रुप नहीं होता था। मैं घर से यूनिवर्सिटी जाती थी, यूनिवर्सिटी से मैं घर आ जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं होते थे या मेरे काम के वक्त, असाइनमेंट्स के वक्त मेरे ग्रुप्स नहीं बनते थे। आई वाज ऑलवेज अ गुड परफॉर्मर, ठीक है। लीडर, टीम लीड होती थी तो भी, और अगर मुझे टीम प्लेयर बना दिया जाता था, या मैं अगर टीम की मैं बड़ी नहीं होती थी या कैप्टन नहीं होती थी, तो भी आई यूज्ड टू परफॉर्म ओके, कोई मुझे मसला नहीं आता था। तो वो एक आपके अंदर आइसोलेशन भी अगर, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर पैदा कर देती है। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, और ना कि इस बात में एरोगेंट होने की बात है कि नहीं जी आई एम बेटर देन अदर्स। अच्छा, कीप अ वेरी न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड इन दिस एस्पेक्ट। एंड दूसरा ये कि दूसरा क्या था, आई फॉरगॉट इट, स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। जी चलें, वो उस पर तो और बहुत से एस्पेक्ट हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि जी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज ऑलवेज, अगेन फिर वही बात की, देयर इज ऑलवेज लर्निंग, एंड आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती कि यार हमें ये नहीं। एंड यस, आई जस्ट रिमेंबर्ड दैट सोशेबल थी मैं जी। इफ आई डेंट हैव अ ग्रुप, तो इसका फायदा ये हो जाता है कि आपकी बहुत सारे लोगों से एक वक्त पे बात हो रही होती है। अच्छा। तो मैंने कभी भी, आई वाज ऑलवेज इन द मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट, बट दैट डज नॉट इन एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मीन कि मेरे इंजीनियरिंग में दोस्त नहीं थे। अच्छा। या मैंने बीबीए के बच्चों के साथ काम नहीं किया, या मैंने जो है वो टेलीकॉम के बच्चों के साथ काम नहीं किया, मैंने सारे बच्चों के साथ काम किया है। तो मुझे
बेस्ट फ्रेंड्स या मेरा कोई क्लीक या मेरा ग्रुप हो ना हो, मुझे यूनिवर्सिटी का एक बड़ा क्राउड जानता था उस वक्त। आज भी अगर जूनियर बच्चे वहाँ पे होंगे तो वो ज़रूर मुझे जानते हैं, मुझे मेरे सारे टीचर्स जानते हैं, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर्स जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेलेपन का शिकार हैं, देन यूज़ इट वेल। अच्छा, अकेलेपन में भी किए जाने वाली ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको स्ट्रांग बना देती हैं। अगर कोई ग्रुप नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, एक वक्त में बहुत सारे लोगों से बात कर लें आप, ज़रूरी नहीं आपका एक ही ग्रुप हो, वही 5 दोस्त आपने 4 साल उन्हीं के साथ निकाल दिए, देयर इज़ नो लर्निंग। और मुझे आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट ऑनलाइन दैट यू नो इफ़ इंग्लिश में वो कोट है कि यू नो इफ़ योर व्हाटएवर ग्रुप दैट यूर इन एंड इफ़ यू द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द ग्रुप देन लीव दैट ग्रुप। अच्छा, चेंज योर कंपनी, यानी किसी ऐसे ग्रुप में जाएं जहां आपको लर्निंग मिले, आपसे ज्यादा बेहतर लोग हों, देन बिकॉज ऑब्वियसली देन देयर विल बी मोर लर्निंग, आपको ज्यादा लर्निंग के लिए मिल जाएगा, आप ज्यादा सीखेंगे। मेरे ख्याल से ये इसको हम लास्ट वर्ड्स के तौर पे ले लेते हैं बिकॉज दे वर द गोल्डन वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच आरफा, यहाँ आप तशरीफ लाएं, बहुत कैजुअल और बड़े सिंपल वे पे आपने इश्यूज़ को भी डिस्कस किया, मुस्कुराते हुए आपने सोल्यूशंस भी बता दिए हमें, और नो डाउट्स साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और इनमें यही जान लेना कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, दैट इज़ द बिगेस्ट विन आई थिंक सो, और वो आपने हमारे नाज़रीन के सामने बयान किए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी नाज़रीन, आप लोगों को गुफ्तगू सुनी आरिफा सिद्धपुरवाला की, थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, बड़ी तफसील के साथ बड़े सादा लफ्ज़ों में यंगस्टर्स के, नौजवानों के मसाइल भी बयान किए, पेरेंट्स का रोल भी बताया। मेरे ख्याल में जितने आराम से और प्यार से और बड़े कैजुअल वे पे आरिफा ने ये चीज़ें डिस्कस की, अगर हम लोग भी अपने बच्चों के साथ और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ, मैं इसको थोड़ा फोकस स्ट्रेस करके बात करूँगा कि बच्चे भी इसी तरह एक बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट में अगर चीज़ों को डिस्कस करें, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान को गुस्सा भी आता है और इंसान इमोशनल भी होता है, तो एक चीज़ को उठा के बच्चे भी अगर अना का मसला ना बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। पेरेंट्स भी बच्चे की एक गलती को देख के या एक इशू को देख के बहुत बड़ा इशू ना बनाएं, तो मेरे ख्याल में इश्यूज़ बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और आरफा को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।